Welcome to the 15th session of Funoon Forum. Thank you for being with us here today at Harvard City. I am Farooq Ali, and I will be your youth host for today. Funoon Forum is a youth-led and youth-centric open dialogue platform housed at Harvard City. We curate free monthly sessions with renowned speakers to uplift the intellectual, social, and creative capital of the next generation. The forum is a one-of-a-kind space that provides young minds the opportunities to learn directly from accomplished experts, engage fruitfully with these iconic personalities, and also network with them to achieve their ambitions. The forum is led by its founder and executive director, Shoaib Arshad. फ़नून फोरम की एक ख़ास बात और है कि वो हर महीने अपने सेशंस में एक नए यूथ मेंबर को चूज़ करते हैं जो पूरा सेशन लीड करे. This is a coveted chance for any passionate student or a youth member who wants to make a mark early on their lives. This month, I have the honor. I am an A-level student at Hybrid College, and I am the Vice President of the Community Service Society. आज फ़नून फोरम के लिए एक बड़ा ख़ास दिन है कि हमारे बीच में हमारे दरमियान प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब मौजूद हैं. फ़नून has always acted as a bridge between the youth and inspirational personalities, and what better than having a man who plays an integral role in the governance of a city, province, and lives to engage in a productive dialogue directly with the youth. Before I invite the guest speaker of the evening, I would like to bestow a few words of wisdom. अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का, तकदीर करें, तदबीर करें, आओ वतन तामीर करें. इसी जज्बे के साथ हमारे दरमियान हमारी स्टेज पे आएंगे सईद गनी साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सिंध. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई इंटरैक्टिव गैदरिंग हो तो उसमें सवाल ज़्यादा लूँ ताकि मैं बेहतर तरीके से अपनी बातों को समझा सकूँ. लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें मैंने शुरू में कहनी हैं और ख़ास तौर पे हम जो परसेप्शन हमारे लिए है और जो एक बनाने की कोशिश की जाती है कि कराची को शायद हम ओन नहीं करते, इग्नोर करते हैं, और कराची जो डिज़र्व करता है वो उसका ड्यू शेयर हम थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, नहीं देते हैं उसको. पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता है. मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहूँगा जो शायद समझ में आ जाएंगी बड़ी आसानी से. पहली बात तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो कराची को इग्नोर कर नहीं सकती है, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए कि हम सूबा सिंध में हुकूमत में हैं. सिंध हमारी बेस है तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची इतना बड़ा शहर है हमारे सूबे का. हम अगर सिंध हुकूमत में हैं या रहना चाहते हैं या अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम कराची को इग्नोर कर दें. या तो हम इतने नालायक और गधे हों कि हमें कुछ नहीं पता हो सियासत का और हम कह दी कराची जाए एक तरफ और हम नहीं उस पर बात करना चाहते, लेकिन बाकी हम सूबा सिंध को ठीक करेंगे. मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने बेवकूफ़ हैं. मैं अभी एक कहीं और बैठा था, मैंने कहा कि अगर चलें हम पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि जी हम कराची के लिए दिल में दर्द नहीं रखते, हम उसका ख्याल नहीं करते. चलें फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट मैं ये मान लूँ कि हम नीयतन ख़राब हैं, हम नहीं चाहते कराची ठीक हो. लेकिन अगर हमें सियासत करनी है, फिर अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखना है, तब भी हमें कराची की ज़रूरत है. हम कराची को नहीं छोड़ सकते. वो तो अलग बात है लोग हमें कितना मानते हैं. मैं दावे से कह सकता हूँ जितने लोग बैठे हैं इनके ख़ानदानों में, शायद मेरा ख़ानदान या ये असद बैठा है इनका ख़ानदान या कुछ और होंगे, हम कराची के कदीम तरीन जो फैमिलीज़ हैं उनमें से हैं. तो कराची को ओन अगर कोई कहे जी मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं समझता, अगर मैं नहीं कर सकता फिर कोई नहीं कर सकता. इसलिए कि हमारी कोई और गांव नहीं है, कोई हमारा और इलाका नहीं है, कोई देहात नहीं है. हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे रहें, यहीं पे मरना है, हमारी नस्ल यहीं पे हैं. मैं सिर्फ अगर ये पेपर है बताओ, मैं याद नहीं मुझे रहती चीज़ें, तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ सा बस एक चीज़ आपको बता देता हूँ. सिर्फ अभी जो करंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कराची के, बाकी छोड़ कर कराची के लिए आम तौर पे ये कहते हैं जी हम, मुझे हैरत हुई वैसे, शायद ये बजट नहीं था, इससे पिछला बजट था. वो बजट पेश हुआ और एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने ये लिखा
कि इस बजट के लिए कराची में सिर्फ 1 अरब रुपए है। ऑनेस्टली मेरा दिल चाहा कि मैं दीवार में जाकर सर मारूं कि अगर इतने बड़े अखबार का ये हाल है तो आम लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि बजट में है क्या। कराची में सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है ना, एक प्रोजेक्ट जो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट का है, जिसमें ड्रेनेज और पानी की लाइनें रिप्लेस होनी है, वो 1.6 बिलियन डॉलर्स का है। 1.6 अरब डॉलर्स। मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलियंस की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ कराची में है, कहीं और नहीं है। अभी वो काम उस पर चल रहा है। 1 साल में नहीं होगा, ज़ाहिर इतना बड़ा काम 1 साल में नहीं हो सकता। ये इसके फेजेज़ हैं, मुख्तलिफ फेजेज़ में, लेकिन है कराची के लिए। हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो हर साल एलोकेशंस होती हैं या जो स्कीम्स आती हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसकी 75% स्कीमें जो हैं वो कराची की होती हैं। 75%। बाकी पूरा सूबा एक तरफ होता है। 75% स्कीम्स हमारी कराची में होती हैं। हमारे पास इस वक्त एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, क्लिक। वो है तकरीबन 60 अरब रुपए का, कराची फोकस्ड। एक हमारा प्रोजेक्ट है स्वीप, जिसमें हम गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस बना रहे हैं। बाकी जगहों पे भी कुछ बनी है, लेकिन ये कराची स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है और वो भी बिलियंस का है। और उसमें 4 स्टेशंस हमारे शुरू हो गए हैं। अगले 4-5 महीने में इंशाल्लाह ताला वो हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। मैंने अभी आते आते देखा, मेरे हाथ से लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में भी गाड़ी में लिखा कि जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें लिख सकूं। इस वक्त कराची में इस साल में चल रही हैं जो स्कीमें, 549 स्कीम्स हैं और इनकी लागत है 331 बिलियन रुपीस। ये कराची की स्कीम्स हैं प्योरली, जो केएमसी कर रही है, केडीए कर रही है, कुछ टाउन्स कर रहे हैं, कुछ हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टली कर रहा है, कुछ लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। इसी तरह मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं जो कर रहे हैं। 331 अरब रुपए हम सिर्फ कराची पे खर्च कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको मोटी मोटी स्कीमें बता दी जो हम कर रहे हैं। तो ये तासुर कतन गलत है कि हम कराची पे फोकस नहीं करते, कराची के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि मसाइल हैं, उनको हल करना चाहिए, लेकिन कराची जितना बड़ा शहर है, अगर उसके मसाइल पूरे पाकिस्तान की पीएचडी पे भी यहाँ लगा दें ना, आप जो पूरे मुल्क में वफाकी हुकूमत खर्च करती है वो हम खर्च कर दें, और सूबा सिंध की पूरी पीएचडी पे यहाँ लगा दें, तब भी मसाइल 1 साल 2 साल में हल नहीं होंगे। एक सड़क हम बनाते हैं, बहुत बड़ी सड़क बना ली हमने, दूसरी बना दी, तीसरी बना दी, लेकिन कराची में हज़ारों सड़कें हैं। हम 100 बनाते हैं, 50 टूट जाती हैं। और बाज़ मकामात पर लोग ख़ुद जो है बग़ैर परमिशन लिए खुदाई कर देते हैं। किसी को पानी की लाइन डालनी है, किसी को सीवेज की लाइन डालनी है। अभी शहर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ हमने सड़कें सारी बनाई हुई थी, वो गैस की लाइनें चेंज हो रही हैं, पूरे के पूरे इलाके तोड़ दिए हैं। अब ज़ाहिर है जो शख्स वहाँ उन इलाकों से गुजरेगा वो कहेगा कि अब ये इन्होंने खंडर बनाया हुआ पूरे का पूरा। ऐसा खंडर था नहीं, लेकिन चूँकि गैस की भी ज़रूरत है, लोग कहते हैं लाइनें चेंज कराओ। अगर हम कहते हैं कटिंग की, रोड कटिंग की परमिशन नहीं देनी, तो वो भी नाराज़ होते हैं। वो चाहते हुए ना चाहते हुए हमें बनी हुई अपनी सड़कें और गलियाँ जो है दोबारा से उसको खोदना पड़ता है, वो टूट जाती हैं। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये काम चलते रहते हैं, मसाइल पैदा होते रहते हैं, हम हल करते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक पैमाना होता है जांचने का कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। वो होता है लोगों का फ़ैसला, और लोग कितना उस पर हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसका तरीका एक ही होता है, इलेक्शन होता है, बाकी तो कोई नहीं होता। हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है सिंध हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लूट के खा गए। लेकिन हकीकत ये है कि 2002 के इलेक्शन से लेके 2002 के इलेक्शन हुए, फिर 8 में इलेक्शन हुए, फिर 13 में इलेक्शन हुए, फिर 24 में इलेक्शन हुए। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सिंध में हर इलेक्शन में सीट भी हमारी बढ़ रही है, वोट भी हमारे बढ़ रहे हैं, बशमूल कराची के। अब अगर इस पैमाने को मानने को तैयार नहीं है तो क्या मुझे सर्टिफिकेट जमात इस्लामी से चाहिए? वो जब कहेंगे कि पीपल्स पार्टी अच्छी है तो मैं मानूँ कि अच्छी है, MQM कहेगी अच्छी है, PTI कहेगी अच्छी है। हमारे जो मुखालिफिन हैं उनका राइट है, उनका काम है कि वो तनकीद करें, उनका राइट है और हम उसको मानते भी हैं, तो वो करें हम पे। लेकिन मैं सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि अगर इलेक्शंस में लोग हमें बदले में वोट दे रहे हैं
इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम कर ज़रूर हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको हल होना है, लेकिन ये नहीं है कि जी हम पीछे की तरफ लेके चले गए हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, चीज़ें ठीक, इम्प्रूवमेंट्स हैं, ग्रेजुअली होंगी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ताख़ीर क्यों होती है। कुछ मसाइल आपको नज़र आ रहे होते हैं, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हमें महसूस भी हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें हमें महसूस नहीं भी हो रही होती हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स पैदा कर रही होती हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और कराची चूँकि एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिटी इसलिए भी है कि यहाँ मुल्क के तमाम शहरों से मुख्तलिफ सियासत होती है। किसी मुल्क में, इस मुल्क के किसी शहर में, शायद बड़े शहर में, लिसानियत की बुनियाद पे इतनी तकसीम नहीं होगी जितनी इस शहर में है। और ये हकीकत है, हमें उसी के साथ ज़िंदा रहना है, हमने उसी के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की हैं। और मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे दूँ, शायद समझने में आसानी हो, कि जिस हल्के से मैं जीता हूँ और 3 दफ़ा जीता हूँ, उस हल्के में तारीख़ में कोई आदमी 3 मरतबा मुस्तकिल नहीं जीता, मैं जीता हूँ, वाहिद आदमी 3 मरतबा जीता हूँ। मेरा हल्का कराची का मुश्किल तरीन हल्का है। जिस तरह कहते हैं ना कराची मिनी पाकिस्तान है, मेरा हल्का मिनी पाकिस्तान है। हर रंग व नस्ल का आदमी, हर मज़हब व मसलक का आदमी, हर ज़बान बोलने वाला आदमी मेरे हल्के में रहता है। तो अगर उस इलाके में जहाँ मेरी ज़बान बोलने वाले लोगों की अक्सरियत नहीं है, जहाँ पीपल्स पार्टी का हिस्टोरिकली कोई वोट बैंक नहीं था, जहाँ पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली कोई बहुत बड़ी मजबूत नहीं रही है, अगर मुझे लोगों ने वोट दिया है तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के काम को, हमारी खिदमत को देखते हुए दिया है। और 3 मरतबा दिया, 1 मरतबा नहीं दिया। और मैं ये भी बता दूँ, मैं 45 वाला हूँ, 47 वाला नहीं हूँ। मेरे ख़िलाफ़ केस नहीं है पीटीआई का ताकि ये गलतफहमी भी दूर हो जाए किसी को कि कोई शायद होता ना कि जी पता नहीं कैसे जीत के आ गए। उन्होंने बहुत लोगों पे केस किए होंगे, मेरे ख़िलाफ़ पीटीआई का केस नहीं है। वो मानते हैं कि मैं ठीक जीता हूँ। तो पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अगर लोग तस्लीम करें और माने कि हाँ ठीक है, ये भी एक जमात है, ये भी लोग हैं, गलतियाँ करते होंगे, हमें ट्रीट करें एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हमें जो ये हमारे मुखालिफिन तासुर पैदा करते हैं कि हम खुदा न खासा कराची दुश्मन हैं या किसी मखसूस ज़बान बोलने वालों के दुश्मन हैं, वो तासुर गलत है और वो ज़्यादती है। सियासत को, अगर आप सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं कर सकते हैं तो इन मनफी चीज़ों से नहीं करना चाहिए। इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को कम, शहर को और मुल्क को ज़्यादा होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर जगह कैसे कोशिश करता हूँ कहूँ ये बात और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कराची ने जो नुकसान उठाया है ना, वो नफ़रतों की वजह से उठाया है, वो तकसीम की वजह से उठाया है। अगर लोग मिसाल देते हैं लाहौर इतना आगे चला गया, भाई लाहौर में ये नफ़रत नहीं है जो हमारे यहाँ है। मुझे बताएं लाहौर में कब लोगों के गले काटे गए, लोगों की जानें ली गई इस बुनियाद पर कि तुम सिंधी बोलते हो, तुम उर्दू बोलते हो, तुम पश्तो बोलते हो, पंजाबी। कहाँ हुआ? नहीं हुआ लाहौर में कभी। सियासी इख्तलाफात होते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा शहर है जहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो लोग बजाय लोगों का मसला हल करने के मुखालिफ आगे खड़ा हो जाए, देखें जी सड़क डूब गई, कोई नज़र नहीं आ रहा। कहाँ होता है? मुझे बताएं किसी शहर में कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नज़र आती हो? यहाँ नज़र आती है आपको। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग कर रहे होते हैं। खैर मसाइल हैं, ज़ाहिर मैंने कहा ना इश्यूज़ हैं, मैंने इश्यूज़ के साथ ही रहना है। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सवाल पूछिएगा, मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा आसानी से जो आपके जहन में चीज़ें हैं उस पर मैं आपको मुतमिन कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हसन मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आपने अपने टेन्योर में काउंसिल एम्प्लॉइज़ को क्यों बैन किया हुआ है सर? जी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, काउंसिल के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको बैन किया हुआ है आपने अपने टेन्योर में। हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग बैन की है, काउंसिल एम्प्लॉय बैन नहीं किए हैं। वो जहाँ पर हैं काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो फेक एम्प्लॉयमेंट है वो थ्रू काउंसिल एम्प्लॉइज़ होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये मुख्तलिफ़ काउंसिल्स में जो पूरे सूबे में हैं लोग अपॉइंट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, कहीं से लेटर चलता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाते हैं, वहाँ चले जाते हैं और वो किसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर इन हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे मुलाजमीन की है जिनको हमने ट्रेस करना है। तो अभी हमने निकाला किसी को भी नहीं है, सब अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग बैन नहीं करेंगे तो ये हम एक जगह पहुंचेंगे, वो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे जाली लेटर्स के थ्रू। तो वो इश्यूज़ हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने उसको बैन किया। नौकरियाँ वो कर रहे हैं, तनख्वाहें वो ले रहे हैं जो जहाँ पर वो ले रहा है। अगर आप मैं समझाऊँ, ये बैन हमने सिर्फ पोस्टिंग की है, बाकी कोई बैन नहीं की है। थैंक यू। रेयान।
सर आप एजुकेशन और घोस्ट स्कूल्स के लिए क्या मेजर्स इस वक्त रन कर रहे हैं? अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे अपना नाम भेज दें जिन जिनको क्वेश्चंस करना है। आपने कहा एजुकेशन और घोस्ट स्कूल्स। घोस्ट स्कूल्स। देखिए, घोस्ट स्कूल्स तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो रह गए इतने ज़्यादा। वो किसी ज़माने में मामला होते हैं, अब तो शायद टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हमने बहुत सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट कर ली हैं। एजुकेशन के हवाले से दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ जो समझता हूँ कि जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और फर्दर हम उसको कर रहे हैं। एक हमें प्रॉब्लम था जो टीचर्स की शॉर्टेजेस थी सरकारी स्कूलों में ना, उसकी वजह से बड़े मसाइल थे। तो हमने अभी कोई लास्ट ईयर या शायद 1.5 साल पहले 2 साल पहले कोई 60,000 टीचर्स अपॉइंट किए वन गो में। और ये भी बता दूं मैं आपको कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सूबे ने या किसी इदारे ने 60,000 भर्तियाँ एक साथ नहीं की हैं। ये रिकॉर्ड है हमारा, और ये भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो सब के सब मेरिट पे हुए, कोई सिफारिश कोई पैसा उसके अंदर नहीं चला। और वो 60,000 टीचर्स अब हमारे सिस्टम में हैं और उनके आने से बहुत सारे स्कूलों में हमारी चीज़ें बेहतर हो गई। अच्छा, ज़ाहिर है कि इससे जो 100% कमी थी वो तो पूरी नहीं हुई। टीचर्स भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के होते हैं, मुख्तलिफ ग्रेड्स के होते हैं। तो अभी भी हमारा एक ऑनगोइंग पूरा प्रोसेस है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स इस वक्त जारी हैं और वो टीचर्स भर्ती हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि जब तक टीचर्स आपके पास मुकम्मल नहीं होंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर है जितने स्कूल्स हैं उनके हिसाब से, तो आप तालीम को ठीक नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत पहले जो टीचर्स की अटेंडेंस थी उसको बायोमेट्रिक्स पे लेकर आ गए थे, लेकिन उसके अंदर भी चैलेंजेस थे, लेकिन उसको हमने इम्प्रूव किया। और दूसरा, अब हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक पे लेकर आ रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो हाज़िरी है उसको हम यकीनी बनाएं। दूसरा काम हमने जो किया, जो बड़ा कामयाबी से चल रहा है, वो हमने कुछ जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं उनके थ्रू हमने हमारे जो मुख्तलिफ स्कूल्स थे उनको दिए, और वो उन स्कूल्स को चलाते हैं। बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती और हुकूमत सिंध पे करती है, सारा वो ख़र्चा हम उठाते हैं। लेकिन यह कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेट लोगों के पास होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। बड़ा सक्सेसफुल हमारा ये मॉडल है। एक और चीज़ है हमारे पास, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ये करती है कि मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो उसकी फ़ीस फिर हम पे करना शुरू कर देते हैं ताकि पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन ख़त्म हो जाए, और उन स्कूलों को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। उसकी पूरी प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है। और तकरीबन इस वक्त मेरा ख्याल है कोई पता नहीं 5 लाख या 7 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे हमने स्टेप्स उठाए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अक्सर वो बताते हैं जी टीचर्स हैं इनको आता कुछ नहीं है। हमारे दौर में वो टीचर भर्ती नहीं हुए, वो हमें विरसे में मिले हुए पुराने हैं, यकीनन ऐसे हैं। लेकिन अब कोशिश हमारी ये है कि या तो वो नौकरियां छोड़ के चले जाएं, बहुत सारे लोग चले गए हैं, जब हम सख्ती करते हैं चले जाते हैं लोग छोड़ के, या फिर ये है कि उनको हम कुछ ट्रेनिंग्स कराएं, कुछ और उनको ठीक करें ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो काफ़ी हमने स्टेप्स लिए हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज से 15 साल पहले जो एजुकेशन का मयार था और आज क्या है, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन यस, मैं इसको मानूंगा कि अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जब तक एक एक बच्चा स्कूल नहीं चला जाता, जब तक एक एक बच्चे को सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम नहीं मिल जाती, तब तक हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। हाँ, बहुत मैंने बताया ना, मुख्तलिफ पार्टनर्स के थ्रू हम कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो डंपर का जो सिचुएशन चल रही है आजकल कराची में, तो इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोकने के लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स की हम रोज़ ही खबर सुनते हैं कि डंपर वाले ने किसी को मार दिया, तो इसके लिए क्या इनिशिएटिव है? देखिए, ये बहुत परेशानी की बात है हमारे लिए भी। और एक चीज़ हमें जो ज़्यादा परेशान कर रही है कि बस ये दुनिया का एक निज़ाम है, हादसा होते रहते हैं, इसमें लोगों की बेचारों की जानें भी जाती हैं, मोटरसाइकिल सवारों की भी, और भी होते रहते हैं। लेकिन अभी ना कुछ पिछले महीने से ऑल ऑफ सडन ये एक अचानक से इंक्रीज़ हुआ है नंबर एक्सीडेंट्स का, जो हमें परेशान कर रहा है। कि अगर एवरेज मिसाल के तौर पर महीने में 4, 5, 6, 7 वाक़यात हो जाते थे, तो ये अचानक से ये इतने 80 लोग जो हैं अभी सिर्फ ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके हादसात में उनकी जानें जा चुकी हैं। तो हम उसको भी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ सख्तियाँ भी शुरू की हैं। और अभी कई दिनों में बहुत सारे जो ट्रक्स थे वो हमने इम्पाउंड कर लिए, पकड़ लिए हैं
इसलिए कि वो फिट नहीं थे सड़कों पे चलने के लिए। वो भी एक हमारा कंपेन पूरी चल रही है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मीटिंग की है पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उनको ये कहा है कि आप अपनी गाड़ियों में कुछ उनके बेसिक सेफ्टी चीज़ें होती हैं जो उनको लगानी चाहिए जो नहीं थी, उस पर वो तैयार हो गए हैं, वो कर रहे हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वो अक्सर ड्राइवर्स के पास नहीं है, उसको हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि कोई अगर हैवी व्हीकल चलाता है तो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसके बाद वो लाइसेंस जाके ले, उसके बाद वो चलाए। तो वो सारी हम चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे मेजर्स, अभी 2 दिन पहले भी हमने बड़ी एक डिटेल्ड मीटिंग की है जिसमें इस पर काफ़ी बात हुई है, और ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन एक मैं गुजारिश करूँगा तमाम शहरियों से भी कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उस पर हम सबको अमल दरामद करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, मेरा ख़्याल है कि शायद 5-6% ऐसे लोग होंगे जो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे या डेटा देखेंगे ना, तो आपको जो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार लोग होते हैं उनके जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें उनकी जानें बच सकती हैं कोई 70-80% अगर वो हेलमेट जो है वो पहन कर रखें, क्योंकि मोस्टली उनको चोट सर पे लगती है जिससे उनकी जान चली जाती है, जो जानलेवा होती है। तो हेलमेट की कीमत 2-4-5 हज़ार होगी, 6 हज़ार होगी, और मैं समझता हूँ कि जान के मुकाबले में ये कीमत कुछ भी नहीं है। हेलमेट पहनना चाहिए। अगर मेरी तो ख्वाहिश है कि मोटरसाइकिल पे 2 लोगों से ज़्यादा न बैठे, 2 बैठे तो दोनों हेलमेट पहने, इसलिए कि सर की चोट किसी को भी लग सकती है, चलाने वाले को भी लग सकती है, पीछे बैठने वाले को भी लग सकती है। और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, मैंने देखा है 4-4, 5-5, 6-6 उन पर बिठाए के मोटरसाइकिलों पर चलते हैं, उससे अवॉइड करें। कुछ एहतियात हमें खुद भी करना चाहिए अपनी जान को बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, मिदत शोएब। ये अर्बन और रूरल कोटा सिस्टम जो है यहाँ पे, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? मतलब कैसे होगा और क्यों नहीं हो रहा? इस पर आपको एतराज़ क्या वो बताया था कि मैं आपको सही मतलब यही सवाल है। देखें, कोटा सिस्टम जो है वो पूरे मुल्क में था और फिर सूबे में भी था। मुल्क में इसलिए रखा गया कि वफाकी इदारों में जो मुलाजमतें आती हैं उनमें सूबों की आबादी के तनासुब से उस सूबे के लोगों को मुलाजमतें मिलें। सूबा सिंध में चूँकि बहुत माइग्रेशन हुई थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट करके सूबे में आए थे, तो यहाँ पर जो देही इलाके थे वहाँ पे तालीम का मयार लोगों को वो मैसर नहीं था जो शहरी इलाकों में था। तो अगर आप छोड़ देते कोटा सिस्टम को तो एक डिस्पैरिटी जो है वो पैदा होती और लोगों को मुलाजमतें नहीं मिलती। लेकिन ये रखा गया था 10 साल के लिए, पहले 1973 में रखा गया, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। बल्कि ये था तो बहुत पुराना, लियाकत अली ख़ान के वक्त से ही हमारे खाते में डालते इस पार्टी के दौर में, लियाकत अली ख़ान के दौर से ही था कोटे का सिस्टम, ये रखा गया था। लेकिन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 10 साल के लिए रखा गया कि 10 साल तक हम पूरे अपने शहरों को 8 पार लेकर आ जाएंगे और फिर कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 77 में मार्शल आ गया, ज़िया का दौर आ गया, फिर वो 83 से 10 साल फिर बढ़ा, फिर वो बढ़ता बढ़ता चला गया और वो ख़त्म नहीं हुआ। जो लोग हम पे एतराज़ करते हैं, ख़ासतौर पर MQM के लोग, वो इस दौरान में बहुत सारी हुकूमतों में रहे। हम हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे। इन्होंने कभी उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, उसकी बात नहीं की, बल्कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए इस पर फिर इसका 10 साल का इजाफा होता था तो ये वोट करते थे, उसको सपोर्ट करते थे उसको। अच्छा, यहाँ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है इस पर। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त मिसाल के तौर पे 60-40 का जो है ना वो कोटा है कि 40% जो है मुलाजमतें उन लोगों को मिलेंगी जो शहरों में रहते हैं और 60% मुलाजमतें उनको मिलेंगी जो देही इलाकों में रहते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी को ये कहा जाता है कि हम देही इलाकों से जीत कर आते हैं, जो हमारे लिए बताया जाता है। लेकिन मैं तो खैर डिसएग्री करता हूँ, मैं तो शहर से जीत के आता हूँ, असद की फैमिली यहाँ से जीतती रही और बहुत सारे लोग यहाँ जीतते रहे। लेकिन चलो मैं अब अपने मुखालिफिन के जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो आर्गूमेंट है, मैं उस पर बात करता हूँ। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी देही इलाकों से जीत के आती है, इसलिए शहरों का उनको ख्याल नहीं है, इसलिए ये शहर में लोगों से जातियाँ करते हैं। अगर तस्वुर कर लें आप, कोटा सिस्टम नहीं है, शहरियों के लिए 40% जो गारंटीड नौकरियां हैं वो नहीं हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, हम 100% दही लोगों को देने में क्या करेंगे आप? कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी नीयत ख़राब है ना, बकौल मुखालिफिन की हमारी नीयत ख़राब है कि हम जिसको चाहे दे दें। लेकिन 40-60 से हुआ क्या है? 40-60 से ये हुआ
कि 40% मुलाजमतें शहरी लोगों के लिए गारंटीड हैं। अब पीपल्स पार्टी चाहे भी तब भी वो 40% कोटा हम ख़त्म नहीं कर सकते। देना हमने शहर में रहने वाले लोगों को है, वो हमने उनको देना है। अगर ख़त्म हो जाए, ओपन कर दें, फिर अगर 100 नौकरियाँ आती हैं मिसाल के तौर पे, 100 की 100 लाड़काना को दे दें, कौन पूछेगा अभी क्यों दी, हमने दे दी। लेकिन अगर ये लिखा है कि नहीं 100 में से 40 कराची की होंगी, 60 लाड़काना की होंगी, तो कराची की 40 को हम टच नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई चला जाएगा, उसको रुकवा देंगे। तो जो सूरत हाल है उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अर्बन रूरल कोटा है वो शहरी लोगों के हक़ में है, उनके ख़िलाफ़ नहीं जाता है। मेरी राय तो ये है, इससे लोग इत्तफ़ाक़ करते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एलिगेशन हम पे लगते हैं, जो मुखालिफिन लगाते हैं, अगर वो वैसा है जो गलत है, लेकिन अगर है तो फिर 40% कोटा जो उनको सूट करता है वो होना चाहिए, ताकि कम अज़ कम कैसे भी हालात हो जाएं 40% मुलाजमतें शहरियों के लिए, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गारंटीड है। थैंक यू। अनस अली। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने शेयर किया कि सिंध का बजट का इशू है। सो कराची एक बिज़नेस हब है और यहाँ डोनेशंस भी ज़्यादा होते हैं, तो वो डोनेशंस हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्यों यूज़ नहीं करते, या हम उस तरह के प्रोग्राम्स क्यों इनिशिएट नहीं करते जहाँ आर्किटेक्चर स्कूल और अर्बन प्लानर्स आएँ और कोलैबोरेशन करें और फिर हम इसको ठीक करें। देखें, पहली बात तो ये है कि डोनेशंस की बेसिस पे हुकूमतें बजट नहीं बना सकती, प्लानिंग नहीं कर सकती, क्योंकि डोनेशन अगर आप करते हैं तो ये आपकी चॉइस है, कभी आप करें कभी ना करें, 100 रुपये करें 1000 रुपये करें, आपकी मर्ज़ी है, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है ना इसकी, तो हम उस पर तो नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपना पैसा खर्च करके किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस तरह मैंने बताया कि कुछ लोग स्कूल अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर कुछ लोग मिल के उस स्कूल को ठीक करते हैं, कुछ लोग डिस्पेंसरीज ले लेते हैं, हॉस्पिटल्स ले लेते हैं, फिर वो अपनी जो डोनेशंस होते हैं उसके थ्रू उसको रन करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो एग्रीमेंट करते हैं उसको चलाएंगे, इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले रहे हैं तो फिर उनके ऊपर ये पाबंदी होती है कि उसको चलाएंगे किसी तरह से। कल जिम्मेदारी आपने ली, आप ना चलाएं तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है कि कैसे हॉस्पिटल नहीं चला, कैसे स्कूल नहीं चला। तो इस तरह से तो चला सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ डोनेशंस हम प्लान नहीं कर सकते बजट में कि जी हमारे पास 10 अरब डोनेशन आएगी और उसके मुताबिक हम काम करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। हम कर क्या रहे हैं कि कराची में चूँकि जिस तरह मैंने कहा कि डिमांड ज़्यादा है, काम मसाइल ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो हमने मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी इदारों से, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, जिसमें और इदारे भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके लिए रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं या हम फेडरल गवर्नमेंट से नहीं ले सकते हैं, तो हमने फिर ये मुख्तलिफ़ इदारों से लिए और वो पैसा हम खर्च करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। अब इसमें जो मैं समझा, ये मैं बात कर लेता हूँ, अक्सर सवाल आता है, ख़ासतौर पर एमक्यूएम भी करती है कि कराची इतना कमा के देता है तो कराची के ऊपर इतना लगता क्यों है। शायद आपके जहन में कहीं ये बात होगी भी, नहीं आपका सवाल नहीं था ये, अच्छा आपका सवाल नहीं था, तो ये भी आती है। तो ये दुनिया का एक मॉडल है। देखिए, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कोई हो, लेकिन मेरी राय में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिस मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्से हों, सूबे हों, शहर हों और सब बराबर का हिस्सा कमा रहे हों। आप अपनी फैमिली में भी देख लें, अगर कहीं 4-5 भाई हैं तो सब भाई 100 रुपये नहीं कमा रहे होते हैं। कोई 100 कमा रहा होगा, कोई 50 कमा रहा होगा, कोई 1000 कमा रहा होगा। मुख्तलिफ़ कैपेसिटी होती है उनकी, उसके हिसाब से कमाते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी काबिलियतें होती हैं, उसके हिसाब से कमाते हैं। तो दुनिया के तमाम मुल्कों में कई इलाके, कई शहर, कई इदारे उनके ऐसे होते हैं जो बेपनाह कमाते हैं और उसकी वजह से उनका पूरा मुल्क, उनकी पूरी मईशत जो है वो चल रही होती है। सिमिलरली कराची एक बड़ा शहर है, बिज़नेस हब है, और इसमें कोई मेरा अमल दखल नहीं है, किसी और एक फ़र्द का अमल दखल नहीं है। ये कुदरती तौर पर पोर्ट सिटी है, इसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इंडस्ट्रीज़ लग गई यहाँ पे इसलिए कि पोर्ट सिटी है, तो कराची ज़्यादा कमाता है। अब आप ये नहीं कर सकते कि जी कराची ज़्यादा कमाता है तो पूरे मुल्क को हम यहाँ से 1 रुपया नहीं देंगे और जितना कराची कमाते हैं हम लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये सवाल जब हमसे पूछा जाता है कि सिंध हुकूमत कराची से इतना कमाती है तो कराची पे क्यों नहीं लगाती, तो फिर मैं जवाब में अक्सर उनसे कहता हूँ कि आप ये सवाल वफाकी हुकूमत से क्यों नहीं करते हैं। जितना पैसा कराची से सूबाई हुकूमत को मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा जो है वफाकी हुकूमत को मिलता है जो कराची से मिलता है। तो अगर आपने ये फार्मूला बनाना है कि कराची से अगर हमने 100 अरब कमाए तो हमें 100 अरब कराची पे लगाने हैं, तो फिर ये सवाल पहले आपको वफाकी हुकूमत से करना चाहिए जिसने 1000 अरब कराची से कमाया है तो वो कराची पे कितना लगाते हैं। हमें तो गिला होता है फेडरल गवर्नमेंट से कि आप जितना बाकी सूबों को, बाकी शहरों को देते हैं
कराची का ड्यू शेयर जो है वो नहीं देते। कराची में कोई बड़ी स्कीम फेडरल गवर्नमेंट की नहीं आती है। सिंध हुकूमत तो मैंने आपको बताया कि हम कर रहे होते हैं, हमारे जो वसाइल होते हैं उससे भी कर रहे होते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम मुख्तलिफ इदारों से पैसे लेके हम कराची पे कर रहे होते हैं। और मैं अभी भी आपको कह सकता हूँ कि कराची पे जितना पैसा डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है बाकी सूबों पे नहीं हो रहा। सिवाय एक स्कीम के जो 21 लाख घर हम बना रहे हैं सैलाब के मुतासरीन का, उस पर यकीनन कोई $2 अरब के करीब पे खर्च हो रहे हैं। वो चूँकि हालात ऐसे थे, सैलाब आ गया, 21 लाख घर टूट गए, लोग बेघर हो गए, लेकिन अल्लाह ना करे ये हर साल सूरत हाल नहीं होगी। तो ये एक स्कीम है जो बहुत बड़ी, अदरवाइज सूबा सिंध में कोई इतनी बड़ी स्कीम नहीं जितनी कराची में। शबाना रिफत। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल लाइब्रेरीज़ के हवाले से है, ख़ुसूसन लोकल गवर्नमेंट में जो लाइब्रेरीज़ हैं, क्या उनके डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम है? क्योंकि वो तो दिन ब दिन ख़त्म हो रही हैं ना। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो तो अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को, वहाँ टीचर्स की कमी को पूरा करने पे लगा रहा, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने पे लगा रहा। वो इतने गंभीर मसाइल हैं कि हम उससे नहीं निकल सके। तो लाइब्रेरीज़ हमारी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनसे सरफ नज़र हुआ। लेकिन अभी ये हुआ कुछ अर्सा पहले, हाई कोर्ट में केस था और वहाँ से हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आई कि हम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक अलग से कोई डायरेक्टरेट बनाएं और वो सिर्फ लाइब्रेरीज़ जो है इस्टेब्लिश करे, उनको ठीक करे, ये करे। खैर हमारा नुक्ता नज़र मौक़िफ़ था कि जो आप बता रहे हैं वो हम बनाएंगे तो 50 करोड़ हमारे साल के इस पे लग जाएंगे, तनख्वाहों पे और इन सारी चीज़ों पे, तो हमसे ये ना कराएं। हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं, हम उनमें से किसी को ज़िम्मेदारी दे के, बहरहाल वो उनकी वजह से कुछ चीज़ें हमने ठीक की। और बाकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो भी ये देखता है और उन्होंने ख़ुद भी कुछ चीज़ें ठीक की, लाइब्रेरीज ठीक की, और कुछ और ममालिक हैं जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद से उन्होंने इस्टेब्लिश की हैं लाइब्रेरीज़। लेकिन अब चूँकि ये IT का ज़माना है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या बनाएं दुनिया में आ गई हैं, तो अब शायद वो जो कागज़ की किताबें पढ़ने का रिवाज भी लोगों में कुछ कम हो गया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए और उनकी ज़रूरत है और हमें वो कायम करनी चाहिए। थैंक यू। अनस खान। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अगर किसी को पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना है, पॉलिटिशियन बनना है किसी को, तो कितना आसान है, क्या मुश्किल आती है, क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं करना चाह रहे पॉलिटिक्स ज्वाइन। देखिए, मैं खुद चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने सियासत ही की है जब से मैंने होश संभाला है। मैं ये समझता हूँ कि ये चॉइस किसी के पास होनी नहीं चाहिए कि वो सियासत करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, इसलिए कि इस मुल्क को सियासतदानों ने ही चलाना है, सियासतदानों को ही चलाना चाहिए। अगर इस मुल्क को चलाने के लिए एक निज़ाम बना है और उस निज़ाम में सियासतदानी फिट होते हैं, वो अलग बात है, हमारे मुल्क में माशाल्लाह आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, लेकिन वो आइडियल तो नहीं है ना, वो तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है बदकिस्मती से। अब अगर इस मुल्क के 20-25 करोड़ लोग जितने हैं वो अपने आप को सियासत से लाताल्लुक़ कर लें, या उनका कोई 5%, 10%, 20% लोग जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, बाकी जो है अपने आप को लाताल्लुक़ कर लें, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को मुल्क से लाताल्लुक़ कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क की 100% आबादी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, आना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत का चेहरा मस्त हो गया है, सियासत बुरी हो गई है, बुरी बना दी गई है, सियासतदानों का चेहरा मस्त कर दिया गया है, उसको बुरा बना दिया गया है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर मुल्क के लोग सियासत से लाताल्लुक़ होंगे तो फिर इस मुल्क का जो निज़ाम है, वो चलाने वाले जो लोग हैं वो आपकी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक नहीं होंगे, आप उनको समझ ही नहीं सकेंगे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो आप पूछ रहे हैं कि सियासत में आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, हर आदमी को आना चाहिए। अब वो अलग बात है कि आप उसमें किस हद तक अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। आप सिर्फ समझने की हद तक, वोट देने की हद तक पार्टिसिपेट करते हैं, या आप उससे आगे बढ़ के लोगों की नुमाइंदगी करने का शौक़ रखते हैं, आपको इलेक्शन लड़ने का शौक़ है, आपको असम्बलीज़ में आने का शौक़ है, आपको सियासी जमातों के ओहदों पे जाने का शौक़ है, वो एक अलग बात होती है।
आसान काम बिल्कुल नहीं है। सियासत जो है वो बेसिकली तो ऑनेस्टली, अब ये बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए लोग कहेंगे पता नहीं अपनी इसलिए कह रहे हैं, ये है तो इबादत। मैं जब क्राइसिस थे ना, हमारे ऑपोजिशन में हम थे तो मुश्किलात में थे, तो हमारे एक अजीज़ मुझे मिले, मुझे कहने लगे कि यार किस चक्कर में अपने आप को फंसाया हुआ है, जाके ना अपने बच्चों का ख्याल करो, जाके कुछ ये करो। तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया, मैंने कहा बच्चों का ख्याल तो जानवर भी करते हैं, तो हमें और जानवर में कुछ फ़र्क होना चाहिए। मैं सिर्फ अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करूँ, रोटी का ख्याल करूँ, उनकी ज़िंदगी का ख्याल करूँ, तो मेरे भाई वो तो अगर आप किसी बिल्ली को भी देख लें, जब उसके बच्चे पैदा होते हैं वो भी उसकी निगरानी कर रही होती है, उसके खाने पीने का ख्याल कर रही होती है। कोई और जानवर देख लें वो भी ख्याल कर रहा होता है। तो अगर बच्चों तक ही महदूद रखना है तो हमें और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। तो इंसान अगर हैं, इंसानियत अगर है, तो फिर आपको और लोगों के, ख़ास तौर पे उस तबके के मसाइल का ख्याल करना चाहिए जिसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती, जिसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होता, जिसके मसाइल समझने वाला कोई नहीं होता। वो उस वक्त ठीक होंगे जब हर गली मोहल्ले से कोई शख्स उठेगा जो अपने लोगों की नुमाइंदगी करेगा और अपने लोगों के मसाइल को किसी एक प्लेटफॉर्म पर लेके जाएगा, फॉर्म पर लेके जाएगा और जब बात करेगा। तो वो मेरी राय में तो चॉइस नहीं है, सबको करना चाहिए। बाकी कभी कभी मुझे हैरत होती है कि पॉलिटिक्स में शौक़ नहीं है, वोट डालेंगे नहीं, गालियाँ देंगे सियासतदान को। क्यों देंगे जब आपको दिलचस्पी नहीं है कि कौन वजीर बनता है, कौन वज़ीर आज़म बनता है, कौन चीफ मिनिस्टर बनता है? आपका राइट ही नहीं है कि आप बात करो इस पर। राइट तो उसको है जो हिस्सा लेता है। तो इसलिए तमाम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और देखें, मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो हमारी अंग्रेज़ी की टीचर थी, उन्होंने एक मरतबा यही बात की, सियासत बुरी बात है, यूँ फलाना जाना नहीं चाहिए, जाना, इस तरह बातें की उन्होंने, हमारे डिस्करेज किया बेसिकली। हालांकि उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में तो एक्टिव नहीं था, मैं तो पढ़ता था। तो मैंने कॉलेज में मैगजीन छपता था, उसमें आर्टिकल लिखा है, नाम अपना चेंज कर दिया मैंने, कहीं पता चले कि फेल कर दे मुझे। तो मैंने नाम चेंज करने के बाद लिखा कि जी इस तरह क्लास में हम गए तो टीचर ने ये कहा। मफहूम उसका ये था बेसिकली कि अगर टीचर्स हमें डिस्करेज करेंगे कि पॉलिटिक्स में मत जाओ, तो फिर होगा क्या कि अच्छे लोग नहीं जाएंगे। वैक्यूम कहीं नहीं रहता। देखिए, प्राइम मिनिस्टर किसी ने बनना है, चीफ मिनिस्टर किसी ने बनना है, बल्दियात का वजीर किसी ने बनना है, सेनेटर 104 होते हैं कि 104 लोगों को जाना है, कौमी असम्बली में 342 लोग हैं, 342 ने जाना है, 168 सिद्ध असम्बली में आने हैं, ठीक है ना, नंबर बढ़ेगा कम नहीं होगा, आने तो है ना नंबर। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग जाएंगे, फिर आपको राइट नहीं होता। मैं तो कहता हूँ भाई जाएँ, आप कंटेस्ट करें, मुकाबला करें, मेहनत करें, फाइट करें, उसूलों पे लड़ें, रास्ते बन जाते हैं कहीं ना कहीं। मुझ जैसा आम आदमी अगर आ सकता है, असम्बली में जा सकता है, सेनेट में जा सकता है, पार्टी के उहदे ले सकता है, तो यहाँ जितने बैठे हैं ना, मुझसे सब अच्छे होंगे आप। तो सिर्फ कमिटमेंट की बात होती है, कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है, दिलचस्पी की बात होती है। बहुत शुक्रिया। रयान आमिर। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने जैसे अभी बताया कि सिंध गवर्नमेंट बहुत सारे तरक्याती मंसूबे कर रही है, और अभी रिसेंटली मैं ख़ुद मलीर की तरफ से जा रहा हूँ, तो अभी आप लोग एक नया ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रही है, और एक कोरंगी की तरफ भी आप लोगों ने फ्लाईओवर बनाया। तो सर, बनाने को तो चीज़ें बहुत सारी नई बन रही हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनका हाल बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। मैं ख़ुद नॉर्थ नादाबाद से कभी मेरा गुजर होता है तो वहाँ की सड़कों का अबतर हालत है। अब अगर हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, वहाँ से गुजरने में एक दुश्वारी का सामना होता है। तो सर, बनाने को तो हम नया बनाएं, लेकिन जो अभी मौजूदा चीज़ें हैं उनका हम किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्शन हो या उन पर काम हो, ताकि वो भी एक दोनों तरफ से हमें फ़ायदे में ही रहें। मैंने अभी आपको एक बात शुरू में बताई कि कराची में चूँकि हज़ारों सड़कें हैं और कई हम बनाते हैं, फ़ौरन उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं मसले पैदा हो जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं, नई बनाने की तरफ जाते हैं, पुरानी बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसमें ना जो आम शहरी हैं हमारे, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ बड़ी आसान तरीके से। कराची की सफाई है, कचरा है, अगर हम हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं सारे के सारे इस बात पे झोंक दें कि हमने कराची को साफ़ रखना है, और शहरी ये तैयार कर लें कि नहीं हमने साफ़ नहीं रखना, हम वो 400-500 अरब खर्च करके भी कराची को साफ़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर एक दिन कराची के शहरी सुबह उठें और फैसला कर लें कि आज हमने कराची को साफ़ रखना है, हमारा 1 रुपया खर्च नहीं होगा और कराची साफ़ हो जाएगा। इसलिए कि इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क, अगर कोई ये कहे कि हुकूमतें और इदारे सिर्फ चला लेंगे, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। दुनिया के बड़े मुल्कों में चले जाएं जहाँ आपको सफाई मिलती है, जहाँ हर चीज़ ठीक मिलती है, वहाँ आप कचरा फेंक के तो दिखाएं मुझे सड़क पे।
कोई एक सड़क मुझे खोद के तो दिखाएं आप, कोई एक चीज़ ऐसी करके दिखाएं जिससे कोई बुरी चीज़ नज़र आती है, वो नहीं कर सके। इसलिए कि वहाँ कानून का निफाज है, वो सख्ती करते हैं, सज़ाएँ देते हैं, जुर्माने करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि जो आवाम का पैसा, टैक्स का पैसा आवाम की फलाह पे ख़र्च होता है, वो अगर ख़र्च हो तो फिर वो देर पा हो। हमारे यहाँ ये बदनसीबी है, मैंने आपको खुद बताया अभी कि ये एक्सपीरियंस मेरा, मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया मैं 2001 में पहली मरतबा यूसी का नाज़िम बना, तो आज तकरीबन 24-25 साल हो गए। तो 24-25 साल से तो मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों में हूँ ना, उससे पहले भी ज़ाहिर शहर में देखा। एक सड़क अगर बन रही होगी, जब बन रही होती है तो वहाँ हम सबको कहते हैं भाई कोई पानी का काम है, सीवरेज का काम है, कोई कर लो, नहीं करेंगे। जिस दिन वो बनेगी अगले दिन फिर लोगों को याद आएगा कि नहीं मैंने यहाँ पानी की लाइन डाली थी। अब मुझे बताएं कि अगर वहाँ हम सख्ती करें तो भी नाराज़ होते हैं कि यार देखें सड़क काटी थी, हमें जेल भिजवा दिया, उन्होंने थाने बंद करा दिया। ज़रूरत क्यों पेश आती है? अभी कई जगहों पे हम वो पेवर लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, सुबह उठते निकले हुए होते लोग लेके घर चले जाते हैं। मतलब ये मुनासिब बात नहीं है। हम लगा रहे हैं तो लोगों के लिए लगा रहे हैं ना। कई जगहों पे लोग इंक्रोच कर लेते हैं, अपने घर को आगे ले आते हैं, दुकान को आगे ले आते हैं। मैं तो जाके सबको समझाता हूँ कि भाई जिस गली में बना रहा हूँ ये मेरा घर नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे घर हैं। ये गली अच्छी होगी, कुशादा होगी, साफ़ होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तो कभी कभी गुजरता हूँ यहाँ से। तो ये अगर थोड़ा सा हम शहरियों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाए, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा शहर है। देखें हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं कराची के, जैसे आपने कहा ना मैं जाता हूँ सड़क टूटी, बुरी लगती होगी आपको, बुरी लगती है ना। हम कहीं जाएँ, कहीं सड़क पे कचरा पड़ा होगा, बुरा लगता है आपको, किसी को अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि ये कचरा वहाँ नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि जिस गली से आप बात करें वो साफ़ होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। लेकिन वहाँ कई लोग खुद जो हैं ये चीज़ें करते हैं। मैं एक वक्त में, मुझे जब 18 में वज़ीर बना, मुझे शौक़ था, मैं सुबह घर से निकलता था और सड़कों पे फिरता था, जाके देखो क्या करता हूँ। मैंने खुद मंगोपी रोड पे, जहाँ ये टाइल्स वाली दुकानें नहीं बनी हुई हैं, मार्बल वाली, गोलीमार के पास, मैंने देखा कि वहाँ एक 2-4 लोग आए, उन्होंने कचरे के वो ठेले थे उठा के रोड पे फेंक दी, मेन रोड पे। मैं रुका वहाँ पे, मैंने ज़रा मैं आगे निकल, मैंने गाड़ी रोकी, मैं उतरा, मैंने वीडियो, भाग गए लोग वो सारे। अब मुझे बताएं कि वो कचरा वो साइड पे भी रख सकते थे ना। इस ज़हनीत का मैं क्या करूँगा? अब कराची की हज़ारों सड़कें अगर 2-2 आदमी भी ये काम शुरू कर दें, कौन साफ़ कर सकता है कराची को? इसी तरह सड़कों की खुदाई भी करते हैं, इसी तरह और चीज़ें भी करते हैं। थोड़ा मेरा ख्याल है कि हर आदमी, मैं ही नहीं कहता कि जाके खुदाई कर लेता, लेकिन अगर कोई कहीं किसी को नज़र आ जाए तो हम जाके उसको रोकना शुरू कर दें कि भाई मेहरबानी करो, ये मत करो, आप लड़ाई की ज़रूरत नहीं, उसको समझाना शुरू कर दें। हम अब ये आजकल मवालियों ने बड़ा तंग किया हुआ है। ये जो मैनुअल कवर होते हैं, 20 रुपये का सरिया निकलता है, उठा के वो तोड़ ताड़ के उसमें से सरिया निकालते हैं, उसको वैसे छोड़ के चले आते हैं। अब हर जगह तो चौकीदारी हम नहीं कर सकते ना, तो किसी के घर के सामने, किसी के दुकान के सामने, किसी के बाज़ार में अगर कहीं ऐसी चीज़ कोई हो रही है तो हमें उसको रोकना चाहिए। एक दफ़ा रोकेंगे, दूसरी दफ़ा शायद वो नहीं आएगा वहाँ पे। हमने देखा है कि लोग नहीं रोकते हैं, लोग उसको कहते हैं ठीक है करने दो। जब गटर पे ढक्कन नहीं होगा फिर हमें कहेंगे, गाली देंगे कि भाई वो बल्दियात का वज़ीर क्या कर रहा है, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। तो वो हम रखते रहते हैं, वो तोड़ते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 20 रुपये का सरिया निकलता है, 30 रुपये का सरिया निकलता है, वो जाके बेचते हैं, हमारे शहर को ख़राब करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम अगर अपना अपना करना शुरू करेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, एक दिन आज शहरी कहते हैं कि कल कराची साफ़ होगा, ऐसे बजेगा साफ़, यूँ चुट्टी के में साफ़ हो जाएगा, हर आदमी करना शुरू कर देगा काम। थैंक यू। असफंदियार बाबर, लास्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। सिंध में नेचुरल डिज़ास्टर्स काफ़ी आते हैं एंड उसकी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन काफ़ी हुई है, बहुत सालों से हो ही जा रही है। तो उसकी वजह से हमने नोटिस किया है कि आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची में बहुत ज़्यादा कच्ची आबादियाँ बहुत डेवलप हो गई हैं, बहुत लोग आके बसना शुरू हो गए हैं, जिनका कोई हमें रिकॉर्ड वगैरह या कोई सोसाइटीज़ या कोई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या इलाका नहीं नज़र आया अभी तक। वो सिर्फ कच्ची आबादियाँ, कच्ची झुग्गियों में रहते हैं। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है कि उनको सिंध में वापस एलोकेट किया जाए, रीलोकेट किया जाए उन रेफ्यूजीज़ को, और सिंध में ही उन्हें जगह दी जाए जहाँ से वो आए हैं। वैसे कराची भी सिंध है, कराची भी सिंध। मैं से वो लोग रेफ्यूजीज़ की तरह कराची में आए थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर रेफ्यूजी की तरह किसी और जगह पे जाता है तो वो प्रेफर करेगा कहीं ना कहीं कि वो अपने ही घर वापस जा सके। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि उनको रीएलोकेट किया जाए वही जगह जहाँ से वो आए हैं। उनके बाद में उनकी चॉइस है कि वो जहाँ भी रहना चाहें। मैं आपको एक बताता हूँ,
जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि सैलाब जब आए तो 21 लाख के करीब लोगों के घर टूट गए। वो कच्चे घर थे, मिट्टी के घर थे, टूट गए। अब जब किसी का घर नहीं होगा तो वो कहीं भी जा सकता है, जाके मेहनत मजदूरी करेगा, कोई अपना छत बनाएगा। सिंध हुकूमत ने जिसका जहाँ घर था, ना सिर्फ ये कि उनको पक्का घर बना के दे रहे हैं, पक्का, पहले एक मिट्टी का था, अब बाकायदा सीमेंट का पक्का घर बना के दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक काम और हमने किया कि अगर उस ज़मीन की मिल्कियत उसकी नहीं थी, मालिक वो नहीं था, सरकारी ज़मीन थी, कोई ज़मींदार था उसकी ज़मीन थी, किसी और की ज़मीन थी, वहाँ रह रहा था, तो हमने उसकी ओनरशिप उसको दे दी। मतलब ये कि उसको मालिक बना दिया, ज़मीन का मालिक बना दिया, घर तो बना के ही दे रहे हैं। इससे यकीनन वो जो फैमिलीज़ थी वो नहीं जाएंगी कहीं, वो वहीं पे रहेंगी। यहाँ पर जो कराची में बात कर रहे हैं ना, कच्ची आबादियाँ जो बनती हैं, पहली बात तो ये कि वो सिर्फ सूबा सिंध से आने वाले लोग नहीं हैं, मतलब दीगर शहरों से नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर, और हर शख्स अपना रोज़गार कमाने आता है। और ये पाकिस्तान के आइन में इजाज़त है पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि वो कहीं पर भी जाकर अपना रोज़गार कमा सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। आइन के तहत हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। यहाँ जो कच्ची आबादियाँ बनती हैं उसमें तमाम लोग जेन्युइन मजबूर और मुतासिर नहीं होते हैं। यहाँ बहुत बड़ा माफिया काम करता है इस शहर के अंदर, और वो ज़मीनों पर कब्ज़े करने में शामिल होते हैं। मैं ख़ुद बड़ा इस पर वोकल रहा हूँ कि किसी की छत नहीं टूटनी चाहिए, किसी को बेघर नहीं करना चाहिए। अदालत के फ़ैसले आए तब भी मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक इलाका जहाँ पर मकान तोड़ने पड़े किसी वजह से, हमें वहाँ सर्वे कराए गए पूरे बाकायदा कि कितने मकान हैं, मालिक कौन है, कब से रह रहा है, सारा कुछ हुआ। उसकी दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ जितने मकान थे उसमें मेरा ख्याल है कोई 70-80% लोग किराएदार थे। इसका मतलब ये है कि वो जो गैर कानूनी तौर पर मकान बनाए गए थे वो किसी और के थे, उन्होंने किराए पे किसी को रखा हुआ था। तो जिसने किराए पे रखा होगा वो कहीं और रहता होगा, मालिक तो कहीं और रहता होगा ना, तो उसकी मजबूरी तो नहीं थी कि वहाँ रह रहा था, उसने इनक्रोच करके घर बना के वो किराए पे दे दिया किसी को। खैर वो जब टूटे तो मेरी तो राय ये थी कि जी सबको पैसे दे दें यकमुश्त, ताकि वो जहाँ जाना जाता है चला जाए, अपना घर बना दे, कोई और काम करना है कर ले, ताकि वन टाइम उनको पैसे दे दे। नहीं दिए गए, खैर इत्तेफाक नहीं हुआ, वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मसला चल बन गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुकूमत सिंध को कि आप उन तमाम लोगों को प्लॉट दें, घर बना के दें, और बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, मतलब सड़क हो, सीवरेज हो, पानी हो, पार्क हो, मस्जिद हो, जो सारी चीज़ें होती हैं उनको फराहम करें। सुनने में ये बात अच्छी लगती है कि ठीक है आपने कर दिया ये, लेकिन हमें डर ये है कि वो लोग जिन्होंने कब्ज़ा किया, मकान किराए पे दिया, या तो जो किराएदार था हमें उसको देना चाहिए, जो किराएदार था उसको देना चाहिए, रह तो वो रहा था ना, ज़रूरतमंद तो वो था, लेकिन वो बंदा जिसने कब्ज़ा किया था उस कब्ज़ा करने वाले को हम जो है वो मकान भी दे रहे हैं, ज़मीन भी दे रहे हैं, सारी सहूलियात दे रहे हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर यह है कि जो लोग गरीब हैं, बेघर हैं, मजबूर हैं, उनको हमें देना चाहिए। लेकिन जिनका धंधा यही है कि वो जाते हैं, कब्ज़े करते हैं, मकान बनाते हैं, किराए पे लोगों को रखते हैं, और वहाँ अगर आज यहाँ फैसला आ गया तो कल 10 जगहों पे और करेंगे, फिर वहाँ तोड़वाएंगे, फिर कहेंगे हमें 10 जगहों पे और घर बना के तो वो आदमी जो कब्ज़ा कर रहा है वो सरकारी तौर पर पता नहीं कितने घरों का मालिक खुद बन जाएगा, और वो भी किराए पे दे देगा, वो किराए पे चलते रहेंगे। तो कहीं कहीं हमारे सामने ये जो फैसले उल्टे सीधे आ जाते हैं, बड़ा में तंग करते हैं, प्रॉब्लम होती है, हम पाबंद हो जाते हैं, पता नहीं कितने अरब रुपये हम उस पर खर्च कर रहे हैं उस काम के ऊपर। तो ये इतना सीधा मसला नहीं है कि लोग किसी शहर से उठ के आ जाते हैं, यहाँ रहते हैं और कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है और इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद होते हैं, जेन्युइनली बेचारे परेशान होते हैं, बेघर होते हैं। लेकिन मेरा अपना ये समझना है, जो जितना मैं लोगों को समझाऊँ, जितना मिलता हूँ लोगों से,
कोई शख्स अगर किसी और शहर से उठकर आ जाए, उसकी पहली ख्वाहिश ही होती है कि मेरे अपने हालात ठीक हो जाएं, मैं अपनी ज़मीन पे वापस चला जाऊं। इसलिए कि पूरा ख़ानदान, पूरे उनके आबा व अजदाद वहाँ होते हैं, कब्रिस्तान उनके वहाँ पे होते हैं, तो वो कंफर्टेबल होते हैं उन जगहों पे। लेकिन अगर मजबूरी में कोई आ जाता है तो फिर मैंने कहा कि आईने पाकिस्तान सबको इजाज़त देता है, पूरे मुल्क में अगर लोग कहीं से भी आकर यहाँ आबाद हो सकते हैं, तो भाई मेरे पे टंडो मोहम्मद ख़ान हैदराबाद वाले को, सखर वाले को क्या कोई पाबंदी लगा सकता है। थैंक यू सर, एक लास्ट क्वेश्चन और कर सकते हैं? बस काफ़ी देर से बोल रहे लास्ट क्वेश्चन है। अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स। पहला सवाल ये था मेरा सर आपसे। जी जी। जो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं क्या इनमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नॉलेज है जो कि अंडरग्रेजुएट के लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है? दूसरा मेरा ये सवाल मैं समझ गया, कैनाल वाला ना, उस पर आ जाता हूँ। मैं छोड़ दो उसको, मैंने कर दिया क्लियर भाई, जवाब देने बैठा हूँ, थोड़ी बैठे। देखिए, पहला जो सवाल आपका है, ऑनेस्टली मेरे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों को सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए। मैं चूँकि एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, तो हमारे पास एक इंडोमेंट फ़ंड हमने बनाया था, और उस इंडोमेंट फ़ंड के ज़रिए कई सौ बच्चे, शायद हज़ारों में होंगे, जो मुख्तलिफ़ इदारों में तालीम हासिल करते हैं। अगर वहाँ वो अप्लाई करते हैं, जिनके पास रिसोर्स नहीं होते फ़ीस पे करने के, तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इंडोमेंट फ़ंड के ज़रिए उनकी फ़ीस जो है वो अदा करता है, और उनकी तालीम जो है वो मुफ्त हो जाती है, बिल्कुल मुफ्त हो जाती है। वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करें जहाँ करनी है, लेकिन ज़ाहिर है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उस पर करते हैं। और उसमें हम इंक्रीज़ कर रहे हैं नंबर्स जो हैं, जो 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 बेनिफिशरीज़ होते हैं, हर साल उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो हम उस पर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने तालीमी इदारे हमने बहुत सारे बनाए हैं। ज़ाहिर है सरकारी तालीमी इदारे हैं, बहुत कम फ़ीस पे बच्चों को पढ़ाते हैं या फ्री पढ़ाते हैं। दूसरा जो सवाल आपका था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहरों वाला। उस पर हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम ये नहरें किसी भी सूरत में बनने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, इस वक्त भी, और ना सिर्फ सूबा सिंध में बड़ी किल्लत है, बल्कि पंजाब में भी पानी की किल्लत है। और सूबा सिंध में तो इस मरतबा जो फसल अब होनी है वो फसल नहीं होगी, पानी की किल्लत की वजह से फसल ही नहीं होगी पूरी। मतलब पता नहीं कितने अरबों रुपए का जो है वो लोगों का भी नुकसान होगा और हमारी मईशत का नुकसान होगा। हाँ, ड्राउट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। अब पंजाब में भी कमी है, और पंजाब में भी जो काश्त होगी वो कम होगी इस साल। अब अगर पूरे पाकिस्तान में पानी कम है, तो मुझे समझ नहीं आती बात कि जो ज़मीनें आपकी काबिल काश्त इस वक्त हैं, जो काश्त हो रही हैं, उनको तो हम कर नहीं पा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि चुलिस्तान का जो रेगिस्तान है वहाँ हम 12 लाख एकड़ पता नहीं कितनी ज़मीन जो है हम जाके काश्त करेंगे, उसको आबाद करेंगे। अगर तो हमारे पास पानी एक्स्ट्रा हो तो 12 लाख ना करें, 12 करोड़ एकड़ करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है। पाकिस्तान की ज़रूरी जो मईशत है उसको ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है कि जो ज़मीनें आबाद हो रही हैं उनको गैर आबाद होने दें पानी बंद करके, और जो बंजर ज़मीन है उसको आबाद करें। ये कहीं की दानिशमंदी नहीं है। दूसरा, जो पंजाब हुकूमत इस पर मौक़िफ़ पेश करती है, वो कहते हैं कि हम अपने हिस्से का जो पानी है उससे ये ज़मीनें आबाद करेंगे। तो जिस तरह मैंने बताया कि पंजाब में आज भी पानी की किल्लत है। अगर चले किल्लत ना भी हो, मिसाल के तौर पे पंजाब को इतना पानी मिलता है कि वो 1 करोड़ 20 लाख एकड़ ज़मीन आबाद कर रहे हैं, वो कहाँ से पानी लेंगे जो 12 लाख एकड़ ज़मीन को जाके देंगे? कहाँ से लेंगे? कहीं से तो निकालेंगे ना पानी, अपना जो इस्तेमाल में पानी है कहीं से तो निकालेंगे। हमें वो सोर्स बता दें। या तो ये होगा कि कुछ इलाके जो आबाद हो रहे हैं उनका पानी वो कम करेंगे, वो खड़े होकर बताएं तो सही, पंजाब के ये ज़िले हैं, इन ज़िलों को जो पानी मिलता है वो पानी हम कम करेंगे, ये पानी हम चुलिस्तान ले जाएंगे, बताएं तो सही। हम तो जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो सूबा सिंध का नहीं है सिर्फ, हम तो पंजाब के उन काश्तकारों का भी मुकदमा लड़ रहे हैं जिनकी ज़मीनें आज आबाद हैं, और शायद इस चुलिस्तान के कैनाल के बाद उनकी ज़मीनें गैर आबाद हो जाएंगी। तो ये किसी भी तरह से दानिशमंदी का फ़ैसला नहीं है। अगर ज़मीनों की जो काबिल काश ज़मीन है उसमें इजाफ़ा करना है,
कोई और टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, कॉरपोरेट फार्मिंग करनी है, हम किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है, सब करें आप। लेकिन जो ज़मीनें इस वक्त आबाद हो रही हैं, ये सारे तजर्बे उन्हीं पे करें, बजाय इसके कि उनको एक तरफ फेंकें और नई ज़मीनें जो बंजर हैं उनको आबाद करने की कोशिश करें। ये नाकाबिल अमल है, ये हो नहीं सकेगा। और सिंध हुकूमत का इस पर बिल्कुल क्लियर स्टांस है, पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है। हम इसकी डट कर हर सतह पे, हर नैच पे इसकी मुखालफत करेंगे और ये नहीं होने देंगे। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि ये हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया सर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल जी सर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभी बात हो रही थी कि सियासत में नौजवानों की शमूलियत, तो अगर हम सिंध में नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसमें हमें सबसे लीडिंग रोल नज़र आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर आजकल। तो इवन कनाल इशू में भी अभी बात हो रही थी, तो उसमें भी अगर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस को कोई लीड कर रहा है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कर रहे हैं। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि कल को अगर, क्योंकि कल इवन लास्ट डे GDA के अरकान भी उनसे मुलाकात करने गए थे, कल को अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला करते हैं तो आपको नहीं लगता सिंध में पहली मरतबा ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी को कोई रियल कंपटीशन मिलेगा? देखिए, पॉलिटिक्स करना जिस तरह मैंने कहा कि सबका हक है, सबको करना चाहिए। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर हों या कोई और हो, उनकी जमात अभी से नहीं है, काफ़ी बरसों से उनकी जमात थी। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने वो पार्टी बनाई, इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे हैं। पीपल्स पार्टी कभी भी सूबा सिंध में वॉक ओवर लेकर नहीं आई है। हर हलके में हमारे मुकाबले होते हैं। हमारे सामने सूबा सिंध की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं, मिल के लड़ती हैं, और पीपल्स पार्टी उनको हरा के असम्बली में आती है और जीतती है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद ने भी जब बीबी हयात थी उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया, और जहाँ तक मुझे याद है वो 30 सूबे असम्बली की सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, 30 या 31 थी। उनमें से एक सीट पर वो जीते थे, बाकी सीटों पर वो हार गए थे। उसके बाद उनकी एहलिया ने भी हिस्सा लिया इलेक्शंस में, वो भी हारी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का हक है, अच्छी बात है, इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं, सियासत में आना चाहते हैं, वो बिल्कुल आएँ। मुकाबला सियासत में होता है, भाई का भाई के साथ भी होता है, तो कोई हर्ज नहीं है। उनकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है, तो इस पर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो चाहते हैं किसी के साथ अलाइंस करें, ये भी उनकी मर्ज़ी है, उनकी ख्वाहिश है। मैं कौन होता हूँ किसी को कहने वाला कि जिसके साथ अलाइंस होना चाहिए, इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो वो तो मैदान जब सजेगा इलेक्शन का तो फिर सबके लिए ओपन है, जिसको चाहना है आए। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना था, नॉट टेकिंग लॉन्ग, कि ये यूथ प्लेटफॉर्म है, तो आप यूथ को, क्योंकि अगले 10 साल 20 साल बाद हम ही लोगों ने पॉलिटिक्स में भी आना है और अंडर गाइडेंस, तो आप एक अच्छी सी एडवाइस हम सबके लिए क्या देना चाहते हैं ताकि आगे हम उसको फॉलो कर सकें और वो हमारे लिए बेनिफिशियली हो हर एक एस्पेक्ट में? थैंक यू। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है 60% यूथ है, वो 60%, और ये बहुत बड़ी ताकत भी है। अगर हम इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो हम पता नहीं कितनी जल्दी तरक्की कर जाएंगे और हमारे हालात कितने चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया तो फिर शायद उतना ही नुकसान भी हम उठाएंगे। मैंने अभी ये कहा कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी चाहिए। और दिलचस्पी ऐसी नहीं लेनी चाहिए कि कोई अगर मेरी बात से इख्तलाफ करता है तो फिर सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ देना शुरू कर दे। ये इस किस्म की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आपको सियासत पढ़नी चाहिए, सियासत समझनी चाहिए, सियासत सीखनी चाहिए, और अगर किसी से इख्तलाफ भी है तो एक दायरे के अंदर रहकर उससे इख्तलाफ करना चाहिए। इख्तलाफ रखना जो है वो खुले हुए जहन की अक्कासी करता है, उसका सबूत है। हम कोई पत्थर के लोग नहीं हैं, हर शख्स की अपनी सोच है, अपने ख़यालात हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितनी बातें की आप सब मुझसे इत्तफ़ाक़ कर जाएं, आपकी अपनी चॉइस है, इत्तफ़ाक़ करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन तमीज़ और अखलाक के दायरे में रह के मुझे भी इख्तलाफ करने का हक़ है, आपको भी इख्तलाफ करने का हक़ है। तो मैं सिर्फ नौजवानों से सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लें और सबको पढ़ें, सबको देखें, सबको समझें। जो आपको मुनासिब लगे पार्टी, जो आपको बेहतर लगे लीडर, आप उसके साथ चलें, उसको फॉलो करें, और जो बर्दाश्त है अपने अंदर वो पैदा करें। जो ये इनटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में आ गई है ना, उसने तबाही फेर दी है।
वो हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नौजवानों में जो बेचैनी हमारी तबीयत में आ गई, उसको ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। That was the last question of the night. Before closing, I would like to invite the curator of this dialogue, the man behind all this jazz, the executive director of Funoon Forum, Shoaib Arshad, to say a few words. बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। आज एक बहुत ख़ास शाम है। आज हमने 15 सेशन कंप्लीट किए हैं और आज ही हमारे पास एक बहुत अहम शख्सियत एक मिनिस्टर सर सईद गनी साहब आए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे दौर के अहम शख्सियात जो हैं जिनसे असल में नौजवान सीख सकते हैं वो अग्री करते हैं, वो टाइम निकालते हैं, वो बराह रास्त बग़ैर किसी स्क्रिप्ट के और बग़ैर किसी कदगन के और बग़ैर किसी हिदायत के कि फ़लाँ सवाल हो और फ़लाँ ना हो, इसके साथ आते हैं और हमारे यूथ की बात डायरेक्टली सुनते हैं, उनको जवाबात देते हैं, उनको गाइड करते हैं और जो बातें बिल्कुल और जो बातें मैं सोच रहा होता हूँ कहने के लिए, जैसे कि ये फ़ोरम इसीलिए है कि बर्दाश्त पैदा की जाए, ये फ़ोरम इसीलिए है कि आप किसी के नुक्ता नज़र से अग्री करें या ना करें, लेकिन हम डायलॉग को फ़रोग़ दें। सिर्फ सईद साहब नहीं, जब भी कोई गेस्ट यहाँ आता है तो हमें हमेशा बहुत सारी तारीफ़ और तौसीफ़ भी मिलती है, लेकिन हमें बहुत सारा बैकलैश भी मिलता है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि हम किसी शख्सियत को, किसी फ़रीक को इंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको मसला है तो आप फिर ज़रूर आएँ। अगर आपको मसला नहीं है शायद आप सेशन स्किप कर दें, लेकिन अगर आपको कोई शिकवा है तो आप आके वो सवाल करें, वो आप उसको सॉर्ट आउट करें और आपके पास ये सवाल जवाब से, दलील से, बहस से, मुहज़्ज़ब बहस से माशरा जो है बन सकता है, संवर सकता है और इसकी अदम मौजूदगी से बिगड़ भी सकता है। तो हमारे 15 सेशन बिल्कुल आज़ादाना तौर पर ये कंप्लीट हुए हैं। ये हम सब की अपनी मेहनत है, मेरी टीम की मेहनत है और ऐसी शख्सियात में बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका सईद साहब कि आपने वक्त निकाला, क्योंकि इन शख्सियात की वजह से होता है। आप देख सकते हैं कि हमारी हॉल हमेशा हमारा फुल होता है और इसमें अक्सरियत जो है वो यूथ की होती है। तो यूथ जो है अभी तक इंटरेस्टेड है। सैटरडे इवनिंग, सैटरडे नाइट्स इनके और भी प्लान्स होते हैं, लेकिन ये इसको फ़ौक़ियत देते हुए आते हैं। तो ये आप सब के लिए बहुत शुक्रिया का बायस है, क्योंकि हम बिल्कुल आज़ादाना ऑपरेट करते हैं। इसलिए जो चीज़ें आप हमारे लिए कर सकते हैं वो ये है कि पहले तो और लोगों को बताएं कि हम यहाँ हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें प्रमोट करें, आप और लोगों को बताएं, हमारे बारे में शेयर करें, क्योंकि कई लोग, सिर्फ इतने लोग नहीं हैं जो सईद साहब से मिलना चाहते होंगे और सवालात करते होंगे, लेकिन हमारी मार्केटिंग उन तक पहुंची नहीं होगी। तो आप वो हैं जो इसको बढ़ावा दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अ गुड फ्रेंड ब्रिंग्स देयर फ्रेंड्स टू फनून। तो आप यूथ का बिल्कुल मंजरनामा चेंज करके हम जो अगली नस्ल बढ़ेंगे, हम एक इंटेलेक्चुअल, स्कॉलरली, गोल ओरिएंटेड नस्ल बनना चाहते हैं और हम फ़नून जितना काम कर सकता है, लेकिन ये अगर आप हमें सपोर्ट करें, वी कैन बी अ बिग रेवोल्यूशन। हमारे पास पीटीआई के लोग भी आ चुके हैं, पीएमएलएन के लोग भी आ चुके हैं, देव इंटरैक्टेड विद द यूथ। एक्चुअली सिर्फ पीपल्स पार्टी बची थी, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। सो आज वो हमारा फुल सर्कल भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू अगेन, स्टे ट्यून्ड। हर महीने का लास्ट सैटरडे आप मार्क करके रखें, आपकी सपोर्ट होगी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सो वी विल बी हियर एंड आई विल सी यू ऑल इन मे। आपका फिर से बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा ओपन डायलॉग किया।